एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो हम एमसीक्यूज़ करेंगे वो हैं हमारे पॉलिटी सेक्शन के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं आज हम वो करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर इंडिया का कौन था? एच.डी. देवेगौड़ा, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी या ज्ञानी जैल सिंह? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन बी, जो है मोरारजी देसाई, जो थे फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। अगर हमें थोड़ा और जाना जाए मोरारजी देसाई के बारे में, तो ये पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया। जिन्होंने क्या किया? रिजाइन किया विदाउट कंप्लीटिंग इनका टाइम। अपना टाइम कंप्लीट किए बिना इन्होंने रिजाइन कर दिया। इन्होंने फुल टर्म काम नहीं किया एज इन प्राइम मिनिस्टर। तो देखा जाए कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन विदाउट कंप्लीटिंग देयर टेन्योर, तो वो कौन थे? हमारे मोरारजी देसाई। एंड फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? वो है मोरारजी देसाई ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्राइम प्रेसिडेंट इन विच आर्टिकल? पार्डनिंग पावर कौन से आर्टिकल में है? प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर होती है, अब वो कौन से आर्टिकल में है? 78, 72, 74 या 75? तो पार्डनिंग पावर जो है वो होती है आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 रिलेट करता है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये इनकी जुडिशियल पावर है। पार्डनिंग पावर जो है वो इनकी जुडिशियल पावर है, जिसमें 5 तरह की पार्डनिंग पावर्स आ जाती हैं, जिसमें हम देखते हैं कौन सी है। पहले है पार्डन, सेकंड है कम्यूटेशन, थर्ड है रेमिशन, फोर्थ है रेस्पाइट एंड फिफ्थ है रिप्राइव। ठीक है, तो एक तरह की पार्डनिंग पावर देखी जाए तो आर्टिकल 72 से रिलेट करती है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि 5 टाइप्स हैं। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन सा होता है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट कौन सा है? गवर्नर है, एडवोकेट जनरल है, अटॉर्नी जनरल है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर स्टेट का कौन सा होता है? वो होता है हमारा एडवोकेट जनरल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर थोड़ा सा हम जाने हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट यानी कि एडवोकेट जनरल के बारे में, तो इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ही इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। ओके, अब इनकी टेन्योर की बात करें, ये इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, नो फिक्स टेन्योर। ये एंजॉय कर सकते हैं अपनी पावर टिल द प्रेसिडेंट के टाइम पीरियड तक ये अपनी पावर को एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल। जब हमें प्रेसिडेंट को इम्पीच करना हो तो वो कौन से आर्टिकल में आता है? इम्पीचमेंट का मतलब होता है रिमूव करना, प्रेसिडेंट को रिमूव करना ऑन द बेसिस ऑफ। अब कौन सी बेसिस पे होगा वो भी हम समझेंगे। आर्टिकल 64 रिलेट करता है, आर्टिकल 61, 62 या 65। तो आर्टिकल 61 रिलेट करता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट जो है अपनी टेन्योर से पहले ही जो है उसको हम रिमूव कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 61। अब जो है ये इसके पॉइंट्स है कुछ कि किस तरीके से हम उन्हें इम्पीच कर सकते हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेट करते हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ों को नहीं मानते हैं। ठीक है, अगर राज्यसभा और लोकसभा जो है 1/4 मेंबर इनके चाहे तो वो प्रेसिडेंट को जो है हटा सकते हैं, या फिर 2/3 मेजॉरिटी जो है वो भी रिमूव कर सकती है। ठीक है, अब देखा जाए कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है उसका जो प्रोसेस है वो हमने कहाँ से लिया है। जैसे हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमने वेस्टर्न जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनसे बोरो की है। तो हमने जो मेथड ऑफ इलेक्शन जो है इंडिया से, द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इंडिया में बोरो जो चल रहा है, मेथड ऑफ इलेक्शन प्रेसिडेंट का, वो हमने कहाँ से बोरो किया है? वो हमने बोरो किया है एयरलाइन से।
ये भी इम्पोर्टेंट है कि मेथड ऑफ इलेक्शन जब हम प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं तो वो हमने कहाँ से बोरो किया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली अगर देखा जाए कि हमने इम्पीचमेंट जो उसका रिमूवल है, उसको इम्पीच करने का जो प्रोसेस है वो हमने कहाँ से बोरो किया है, वो हमने यूएस से बोरो किया है। तो मेथड ऑफ इलेक्शन हमने आयरलैंड से बोरो किया है एंड उसका रिमूव जब हमें इम्पीच करना है उसे, तो हमने उसे यूएस से बोरो किया है। ओके ओके अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि नॉमिनेट करते हैं, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं मेंबर, क्या वो भी इसमें इस प्रोसेस में जब इम्पीचमेंट हो रहा होता है प्रेसिडेंट का, तब क्या वो भी पार्टिसिपेट करते हैं? Yes, they are participating. They can participate in the impeachment process, but they do not participate in election. जो उन्होंने नॉमिनेट किए हैं मेंबर, they do not participate in election. इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस दे कैन पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस। ये भी याद रखना कि प्रेसिडेंट के जब इलेक्शंस होते हैं, क्या वो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं क्या वो भी पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में? नहीं, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, बट दे कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 61। ओके तो मेथड ऑफ इलेक्शन हमने कहां से बोरो किया है? आयरलैंड से बोरो किया, एंड रिमूवल जो है हमने बोरो किया है यूनाइटेड स्टेट्स से, यूएस से हमने बोरो किया है। नेक्स्ट, अब अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट करता है, अगर उसके बारे में भी थोड़ा सा देख ले तो प्राइम मिनिस्टर की करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की करता है और अदर जजेस को जब अपॉइंट करना होता है तो वो एडवाइस लेता है हमारे चीफ जस्टिस की। उसके बाद चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के वो भी करता है अपॉइंट को प्राइम प्रेसिडेंट। अच्छा, उसके बाद जो है यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट यही करता है। अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट भी यही करता है। कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल की अपॉइंटमेंट भी यही करते हैं। गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट भी यही करते हैं। यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट यही करते हैं। तो ये आपको अपॉइंटमेंट्स भी याद करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, Which article part of the Indian Constitution deals with the fundamental duties? से कौन सा पार्ट है वो डिलीट करता है? पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 4A। So correct option is पार्ट 4। फोर्थ ए जो है वो डील करता है किससे? हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज से, ठीक है। तो पार्ट 1 किससे डील करता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट जो 2 है वो किससे डील्स करता है? वो करता है सिटीजनशिप से। तो पार्ट 1 के कितने आर्टिकल्स हैं? हमारे 1 से लेके 4 तक आर्टिकल्स। पार्ट 2 के कितने हैं? 5 से लेके 11 तक। अगर हम पार्ट 3 की बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की, जिसमें 12 to 35 आर्टिकल्स हैं, और पार्ट 4 की बात करें जिसमें हमारे आ जाता है डीपीएसपी, जिसमें 36 से अबव 51 तक, एंड देन उसके बाद आ जाता है हमारा पार्ट 4A जिसमें 51A आर्टिकल्स हैं। 51A ही एक आर्टिकल है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को डाला गया है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज इज रिलेटेड विद पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिक्किम बिकेम एन एसोसिएट स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन थ्रू। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सिक्किम जब है कौन सी अमेंडमेंट के द्वारा इंडिया की एक स्टेट बन गई थी? 36 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1966, 35 अमेंडमेंट या 5th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। 36 अमेंडमेंट हुई थी 1975 में, तब सिक्किम जो है एक पार्ट बना था इंडियन यूनियन का, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मैच द लिस्ट। अब इसको मैच करना है। एक सेकेंड, एक कुछ अमेंडमेंट्स हैं और उससे रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे
पहले देख लेते हैं, जैसे जो आपको आता है पहले वो देख लेते हैं। जैसे लोअरिंग एज ऑफ द वोटिंग फ्रॉम 21 to 18 तक, जो 21 थी पहले वोटिंग एज, अब 18 कर दिया, तो वो कौन सी अमेंडमेंट से की थी, ये सबको पता होगा, 61st अमेंडमेंट से। फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी से जो है डिलीट कर दिया गया, तो ये भी आप सबको पता होगा, ये आर्टिकल 44 में 44th अमेंडमेंट हुई थी। देन प्रियम्बल में सेकुलर वर्ड डाला था, ये आपको पता ही है, 42nd अमेंडमेंट। बचा 38 जो कि जुडिशियल रिव्यू से रिलेट करता है। तो कैसे बनेगा, ए का क्या है, 3 है, ए का 3, देन बी का क्या है, बी का है 44 यानी कि 4, सी का क्या है, सी का है 1 एंड डी का क्या है 2 यानी कि 3 4 1 2। और ये हमें कहाँ मिल रहा है, 3 4 1 2, 3 4 1 2 हमें ऑप्शन बी में मिल रहा है। ये सब PYQs है, आपको सब याद होने चाहिए कि किस तरीके से हमारी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है। जैसे कि हमारी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, 5th अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, 5th अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, 9th इंपॉर्टेंट है, 10th इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 61st अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, 73rd 74th, ये सब इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है। आपको याद होनी चाहिए कि ये अमेंडमेंट्स किससे रिलेटेड है। उसके बाद विच एक्ट अमेंडमेंट, कौन सी अमेंडमेंट हुई थी जिसके अब बताया गया था कि अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन एज ए गवर्नर, एक गवर्नर एक से ज्यादा स्टेट का हो सकता है। 4th अमेंडमेंट एक्ट हुई थी, 7th अमेंडमेंट एक्ट हुई थी, 11th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, या फिर 24th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसमें बताया गया था कि जो है गवर्नर वो एक से ज्यादा स्टेट्स के हो सकता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 7th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही बताया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पंचायती राज सिस्टम वाज अडॉप्टेड टू, पंचायती राज सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया था, मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ पॉलिटिक्स, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ डेमोक्रेसी, एडुकेट द पीजेंट, या इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डिसेंट्रलाइज करना पावर को। ठीक है, द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इज मेंशन्ड इन, पंचायती राज का जो सिस्टम है वो कहाँ मेंशन्ड है, स्टेट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पंचायती राज जो सिस्टम है वो मेंशन किया गया है स्टेट लिस्ट में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 11th शेड्यूल, जितने भी शेड्यूल्स हैं वो आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि ज़्यादातर पूछा जाता है 3rd शेड्यूल जो है वो किससे रिलेटेड है, फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन से। 4th वाला जो है एलोकेशन ऑफ सीट से रिलेटेड है। ठीक है, तो 2nd शेड्यूल भी आपको याद रखना है कि वो है अलाउंसेस से रिलेटेड है। तो ये सारे शेड्यूल्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली कि आपको सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनफैक्ट आपको तो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में 5 शेड्यूल्स हैं वो सारे याद रखने इंपॉर्टेंट है। तो कितने शेड्यूल्स, 11 शेड्यूल में कितने आइटम्स हैं, 29 आइटम्स है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 24 मार्च, 24 जून, 24 अप्रैल, या इनमें से कोई भी नहीं। तो 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर। The Attorney General of India holds office during the pleasure of President, Prime Minister, Chief Minister, Chief Justice या फिर पार्लियामेंट। तो इसका मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि अटॉर्नी जनरल का अपॉइंट ही कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। तो जब तक प्रेसिडेंट चाहे वो जो है ऑफिस को होल्ड कर सकता है। अच्छा, वीवीपैट की फुल फॉर्म क्या है, जैसे ईवीएम की फुल फॉर्म हमसे पूछी गई है JKPSI में ईवीएम, वैसे ही हमसे वीवीपैट की भी पूछी जा सकती है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वोटर वेरीफाइबल पोल ऑडिट ट्रायल, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, वोटर वेरीफाइबल पेपर अकाउंट ट्रायल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वेरीफाइंग नहीं है, वेरीफाइबल है, पेपर ऑडिट ट्रायल। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
अब जो है वीवीपैट लाया क्यों गया था? वीवीपैट जो है एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी के लिए एंड जो है माल प्रैक्टिसेस होती थी ना ड्यूरिंग वोटिंग के टाइम पे, कितनी भी माल प्रैक्टिसेस होती थी उस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए वीवीपैट सिस्टम लाया गया था, ताकि जो वोटर है उसे भी पता चल सके। एक तरीके से छोटा सा स्लिप जैसी आएगी जिसमें लिखा होगा कि इस वोटर ने किसको वोट दिया है, ठीक है। तो उस तरीके से वो स्लिप से भी पता चल जाएगा कि जो वोटर है उसको भी पता चल जाएगा कि उसने किस पार्टी को वोट किया है। बट वो स्लिप जो है वो घर नहीं ले जा सकते, बट एक तरीके से देख सकते हैं वहीं पे कि हमने जिसको वोट देना था हम उसको वोट दे चुके हैं। तो वो वीवीपैट सिस्टम है जिसमें कि एक पेपर की तरह आ जाएगा, जिससे कि जो लोग हैं वो देख सकते हैं कि उन्होंने किसको वोट दिया है। नेक्स्ट है कि ये इंपॉर्टेंट है कि वोटर पेरिफेरेबल ट्रायल ऑडिट ट्रायल जो फर्स्ट कहाँ पे यूज किया था? वीवीपैट सिस्टम सबसे पहले एक कहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने यूज किया था? नॉर्थ पारावूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में केरला में किया था, नॉक्सन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नागालैंड में, मपूसा में गोवा में किया था, नाम्बिल असेंबली मणिपुर में किया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नागालैंड ने सबसे पहले 2013 में जब इलेक्शन हुए थे उस टाइम पर उन्होंने वीवीपैट सिस्टम को यूज किया था। इसके बाद देखा जाए तो मिजोरम ऐसी पहली स्टेट बनी जिन्होंने इसको स्टेट लेवल इलेक्शंस के लिए भी यूज किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का ये दावा करते हैं। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? के सुंदरम, जीवी मावलकर, पी उपेंद्र, हुकुम सिंह। तो ये सबको पता ही होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, जीवी मावलकर। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया, ये क्या है? फंडामेंटल राइट है, नेचुरल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फिर लीगल राइट है? तो जो राइट टू वोट है वो एक लीगल राइट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। राज्यसभा फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूट कब हुई थी, कौन से ईयर में? 1952, 53, 89 या 51? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1952 में। मनी बिल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? 109, 110, 111 या 112? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 110 जो है वो मनी बिल से रिलेटेड है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि राज्यसभा में या फिर लोकसभा में कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है मनी बिल। द ओनली प्रेसिडेंट हु वाज इलेक्टेड unopposed is राधाकृष्ण, जाकिर हुसैन, नीलम संजीवा रेड्डी या फकरुद्दीन अली अहमद? तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, नीलम शिवाजी रेड्डी। Under which article of the constitution the separate scheduled tribe commission was established? देखो scheduled tribe जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की कुछ ऐसी ट्राइब्स थी जिन्होंने scheduled tribe मांगे थे, जैसे पहाड़ी ट्राइब्स जो थी उन्होंने, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। तो इसीलिए आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट से भी याद रखना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल जो है वो रिलेट करता है हमारे scheduled ट्राइब से। आर्टिकल 338A जो है वो रिलेट करता है हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब से। उसके बाद है विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया इन सेवरल एरियाज। अब नॉट ओनली आपको आर्टिकल पता होना चाहिए, बट शेड्यूल एरियाज के रिलेटेड हमारे जो शेड्यूल में दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी पता होने चाहिए कि 3rd है, 5th है, 7th है या फिर 9th है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 5th शेड्यूल जो है वो रिलेट करता है हमारे कंट्रोल ऑफ द एससी एंड द शेड्यूल एरिया से। अब 6th शेड्यूल जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन देता है ट्राइबल एरियाज को। ट्राइबल एरियाज कौन कौन से? AMMT, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इन चारों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो अगर देखा जाए 3rd शेड्यूल किससे रिलेटेड है, तो 3rd शेड्यूल अभी मैंने आपको बताया ये ओथ एंड एफर्मेशन से रिलेटेड है। 5th वाला तो ट्राइबल से है। 7th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? डिवीजन ऑफ पावर, जिसमें कि वो आ जाता है कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट ये आ जाता है। एंड 9th शेड्यूल जो है वो किससे रिलेटेड है? वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, आपको ये भी याद होना चाहिए,
ठीक है। नेक्स्ट है डीपीएसपी जो है इनमें से किसमें इंक्लूडेड है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन एंड फोर्स लेबर, प्रोहिबिशन कंजप्शन एक्सेप्ट फॉर द मेडिसिनल पर्पस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग एंड फॉर अदर ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। अभी देख सकते हैं कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन ये एक फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है, आपको पता ही होगा। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कौन सा फंडामेंटल राइट है, कौन से फंडामेंटल राइट में आता है। एंड इसमें जो ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नन, तो आपको पता ही है कि जब फर्स्ट वाला फंडामेंटल राइट हो तो ओनली टू जो है वो बचा है, जिसमें कि कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग जो है वो हमारे डीपीएसपी में ओनली टू, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में अकॉर्डिंग्स विद द रिकमेंडेशन ऑफ संथामन कमेटी, सरकारिया कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी या इंदिरा गांधी कमेटी। तो इसका भी इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण सिंह कमेटी जो है वो रिलेट करती है फंडामेंटल ड्यूटीज को, उन्होंने ही रिकमेंड किया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आइडिया ऑफ द वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे एंश्राइंड हुआ है? प्रियम्बल में, डीपीएसपी में, फंडामेंटल राइट में, या फिर 7th शेड्यूल में। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि 7th शेड्यूल जो है वो डिवीजन ऑफ पावर की बात करता है, वहाँ पे वेलफेयर स्टेट के बारे में कुछ नहीं है। तो वेलफेयर स्टेट के बारे में कौन बात करते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वेदर इट इज नॉट जस्टिशिएबल, बट इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे वेलफेयर स्टेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, आइडियाज उसी में से आए थे। सो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट है, एंड ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सो होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। जो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करके बताएं, और एंड कमेंट्स भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू एंड बाय बाय।